एक नवीन परिचय आपल्या सगळ्यांना समोर द्यायचा आहे। या लोकसभा निवडणुकीसाठी केंद्राकडून भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी म्हणून डॉक्टर दिनेश शर्मा खासदार आहेत राज्यसभेचे। हे महाराष्ट्रामध्ये पुढचे 2 महिने नियमितपणे आपल्या सगळ्यांशी संपर्कात असणार आहेत, महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असणार आहेत। महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रचार यंत्रणा भारतीय जनता पार्टीचा प्रचार त्याचा प्रभारी म्हणून ते काम करणार आहे। दिनेश जी का परिचय खूब मोटा है, जमीन से जुड़े हुए हैं। पहले से विद्यार्थी परिषद से शुरुआत उनकी हुई, लखनऊ के 2 बार मेयर रह चुके हैं, फिर 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होकर काम कर चुके हैं और अभी फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। बाकी हर चुनाव में अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है प्रभारी करके, जहाँ गुजरात हो, बाकी मणिपुर हो और बाकी सारे राज्यों की। हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए अभी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और हम हमेशा अगला 1 महीना आपसे बातें भी होती रहेगी। बीच बीच जब आएंगे वो कहते से कल उन्होंने बातें आपसे की थी थोड़ी बहुत। तर आज ही पहिली पत्रकार परिषद आहे। या पत्रकार परिषदेला माझ्यासोबत आमचे मित्र नेते माननीय श्रीकांत भारतीय जी, माझे सहकारी माननीय विश्वास पाठक जी, माननीय नवनाथ बंग, त्याशिवाय प्रवीण भुगेजी, अतुल शहाजी, ठाकूरजी हे सगळे आहेत। या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो आणि आजच्या पत्रकार परिषदेला माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा यांना विनंती करतो की त्यांनी संबोधित करावं। काही प्रश्न असतील तर आपण नंतर त्याचे घेऊया। नमस्कार, मैं अभी मेरा परिचय दिया, मैं मणिपुर का नहीं, मैं गुजरात का प्रभारी रहा हूँ काफ़ी समय तक और भारतीय जनता युवा मोर्चा का उत्तर प्रदेश से 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ, टूरिज्म का चेयरमैन रहा हूँ, टूरिज्म पॉलिसी बनाई थी, टूरिज्म में मेरे अंडर में PhD भी हुई थी, प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स का रहा और 25 PhD मेरे अंडर में थी। कई देशों का लेक्चर्स हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में माननीय अमित शाह जी के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा और सदस्यता प्रमुख भी रहा, जिसमें वह पूरा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी माननीय अमित जी के निर्देशन में। उस सदस्यता अभियान का मैं प्रमुख था और 11 करोड़ 57 लाख सदस्य बने थे और उस समय में विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र का पूरा वो मैंने 14 में मैंने देखा था और बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जीत का। मैं मेयर बना लखनऊ का 2 बार और डिप्टी CM और नेता सदन माननीय योगी जी विधानसभा में नेता सदन थे और मैं विधान परिषद में और उसके बाद अब इस दायित्व में हूँ, राज्यसभा का सदस्य। मैं इतना चीज़ें इसलिए बताया कि मेरा हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अभी मैं तमिलनाडु, उससे पहले बंगाल, तमाम जगहों का मेरे दौरा, प्रवास और संगठनात्मक कार्यों का अनुभव रहा। लेकिन मैं महाराष्ट्र के बारे में इतनी सुखद स्थिति की अनुभूति मैंने पहले नहीं देखी और आज मैं कह सकता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो लोकसभा चुनाव हमारे 3, 4, 5 चरणों में हैं, उनके बाद जब 111वीं मन की बात माननीय प्रधानमंत्री 3री बार प्रधानमंत्री बनने के बाद करेंगे, उससे पहले ही महाराष्ट्र में ये जो महाविकास आघाड़ी, ये जो परिवारवादी दल है, शिवसेना, उद्धव गुट, जो RKP है और NCP है और जो NCP के साथ साथ जो और दूसरे दल हैं जो महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं, ये परिवारवादी दल विलुप्ता अवस्था में हुए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ रही है और इस उत्साह के साथ बन रही है कि जो हमारा NDA है 48 पूरी सीटों को जीते और जो हमारा NDA है
अगले बार चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, कुछ समय के बाद होने वाले हैं, उनमें अद्वितीय विजय को प्राप्त करे, इस मंशा से हमारा कार्यकर्ता लगा है। और मैं कह सकता हूं कि आज जो बिखरा हुआ महाविकास अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं, ना तो इनमें तालमेल है, ना ही इसमें समन्वय है। कांग्रेस एक रिकॉर्ड बना रही है दलों को छोड़ने वाले नेताओं का। आज ना केंद्र में नेतृत्व है और ना ही प्रदेश में नेतृत्व है। शिवसेना उद्धव गुट, उद्धव जी और उनके परिवार तक सीमित है। अब इस शिवसेना का जो हिंदुत्ववादी चेहरा था, वो आज राम विरोधी चेहरा वाली जो पार्टी थी कांग्रेस, जो राम जी के अस्तित्व को नहीं मानती थी, जो राम सेतु बंधु रामेश्वरम नहीं मानते थे, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाले लोग थे, उनकी मित्र बनकर वो आज काम कर रही है। उनका जो जिसको बोलते हैं कि जो एक नकली हिंदुत्ववादी चेहरा था, राम प्रेमी जो चेहरा था, वो रामद्रोही चेहरों के साथ में अपने अस्तित्व को खो चुका है। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की जो एक संकल्पना थी, एक उनका कार्य था, कांग्रेस के बारे में उनका मंतव्य था, जिंदगी भर उनसे हमारा तालमेल नहीं हो सकता क्योंकि उनकी नीति नीयत दोनों में खोट है। आज उद्धव जी ने जनता के साथ में धोखा किया, जीते भाजपा के साथ में, और भाजपा ने आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान करते हुए उद्धव जी को न केवल संरक्षण देते हुए बल्कि एक अपनी बहुल सीटें होते हुए भी देने का काम किया, और उनके साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जनता ने दी। और उन्होंने अवसरवादी और परिवारवादी दलों के साथ, जो राम का विरोध करने वाले लोग हैं, जो अंबेडकर का विरोध करने वाले लोग थे, उनके साथ उन्होंने सरकार बनाकर एक प्रकार से जनता के साथ में धोखा किया। आज प्रकाश अंबेडकर जी भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। मुझको लगता है देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जहां अपनी ढपुली अपना राग है, कि आज शायद मैं समझता हूं सबसे ज्यादा प्रसन्न पूज्य अंबेडकर जी की जो आत्मा है वो आज प्रसन्न होगी। यही कांग्रेस है जिसने अंबेडकर जी को संसद न पहुंच पाए, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर दो बार नेहरू जी वाली कांग्रेस ने इनको दो बार अंबेडकर जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था। और प्रकाश अंबेडकर जी ने आज शायद सही फैसला लिया है कि अंबेडकर का विरोध करने वालों के साथ में अंबेडकर जी के बेटे तो नहीं रह सकते, और अंबेडकर जी को मानने वाले भी नहीं रह सकते। आज वंचित, दलित, पिछड़ा, आज समाज का हर वर्ग कांग्रेस की नीतियों को पहचान चुका है, और मैं समझता हूं पतझड़ आने वाला है। जैसे अभी गर्मी के शुरुआत में ही, अभी होली के बाद पतझड़ शुरू हो जाता है, पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं और एक पेड़ सूखा हो जाता है। वैसे ही ये राकापा जो एनसीपी है, एनसीपी में आदरणीय पवार साहब, ये बात अलग है कि एक सम्मानित नेता है, लेकिन निश्चित रूप में अपने खराब स्वास्थ्य और अपने खराब विचारों के चलते, मैं विचार खराब इसीलिए कह रहा हूं कि जीवन के उस पड़ाव पर जो एक संन्यास प्रस्थ अवस्था है जिसको कह सकते हैं, उस पर वो उन्होंने अपनी परिवारवादी सोच को नहीं बदला, और राष्ट्रवादी सोच के खिलाफ उन्होंने एक अवसरवादी गठजोड़ करा। और मैं समझता हूं कि आज जहां शिवसेना का, उद्धव का हिंदुत्व का जो छलावा था, हिंदुत्व का चेहरा था, वो छलावा मात्र साबित हुआ, और अब तो ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अपना चोला भी उतार दिया है। और चोला इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो हनुमान जयंती आने वाली है, रामनवमी आने वाली है। ये वही उद्धव जी की सरकार थी जब हनुमान चालीसा का पाठ करने पर लोगों पर मुकदमे लग गए थे।
अमरावती के सांसद को तो गिरफ्तार भी कर दिया गया था। ये वही लोग हैं जो श्री राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा था तो यहाँ उद्धव सरकार के लोग उत्सव मनाने के लिए उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे। ये पालघर में साधुओं की हत्या के बाद जो दोषी तत्व हैं उनको प्रश्रय देने वाले लोग थे और झूठे मुकदमे में तमाम लोगों को न केवल गिरफ्तार करने के बाद बल्कि कोविड ऐसे समय पर भी किसी ने तो खिचड़ी का घोटाला कर दिया है। अब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से अपने ही नेता को खिचड़ी चोर कहा है, वहां पर वैक्सीन लगाने में भी, वहां पर मुर्दों को जो कवर पहनाने के लिए उसमें भी घोटाला है। किन चीजों की आज उल्लेख किया जाए कि मेट्रो का निर्माण रोक दिया गया, बुलेट ट्रेन का विकास रोक दिया गया, चारों तरफ एक्सप्रेसवे की परिकल्पनाओं में बाधा डाल दी गई। आज डबल इंजन की सरकार में मेट्रो बनती दिखाई दे रही है। समुद्र के नीचे से टनल से निकलकर आप कहेंगे कि उस समय योजना ये योजना का कार्यान्वयन का पूरा जहां फडणवीस जी को श्रेय जाता है। आज बुलेट ट्रेन है, आज मेट्रो है, तमाम सेतु, अटल सेतु है, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी काम है डबल इंजन की सरकार में शुरू हुए। और शायद ये चुनाव, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव अलग प्रकार का है। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ जनता स्वयं उसने अपने चुनाव को अपने हाथ में लिया है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो अन्य भाषा भाषी हो। अब जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, इनसे अलग हटकर एक वातावरण पूरे जो देश में है, पूरे देश में तो मैंने कहा कि मोदी लहर है। और महाराष्ट्र में मैंने मोदी मैजिक को देखा है। ये मोदी मैजिक में अब कोई और चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा था कि सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, आप, पाप, ये जितना दल है ये मिल भी जाए तो भी नहीं जीतेगा। वही चीज मैं कह रहा हूँ। ये एनसीपी है, ये उद्धव शिवसेना है, ये कांग्रेस है, ये एक दो दल और मिला लें, फिर भी हमारे एनडीए का मुकाबला इनके द्वारा नहीं होगा। 48 की 48 सीटें जीतने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य से आगे बढ़कर जो भविष्य के विधानसभा चुनाव होंगे साल भर के बाद, तो मैं समझता हूं कि एनडीए का जो परचम है वो पूरा डबल इंजन की सरकार में लहराएगा। और मोदी जी को सबसे बड़ा गिफ्ट इस बार महाराष्ट्र के एनडीए के विजय के साथ में उनको प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि जो 2019 में जो साजिश की थी शिवसेना के द्वारा कांग्रेस और जो एनसीपी के साथ में मिलकर सरकार बनाने का, मैं समझता हूं उसका दंड भी इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पूरी तरीके से जनता देगी। लोगों के दल मिलते हैं, हमारे दिल मिले हैं, और दिल भी शिवसेना शिंदे से भी मिले हैं, और जो अजीत पवार जी की एनसीपी है उससे भी मिले हैं। अजीत पवार जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि एनसीपी का जो मूल कार्यकर्ता है वो जानता है कि आदरणीय शरद पवार जी अपने परिवार का पुत्री मोह छोड़ नहीं पाए हैं, और ये शायद संभवतः राजनीतिक रूप में उनका अंतिम चुनाव होगा। चाहे उनकी अस्वस्थता हो, चाहे उनके कार्यकर्ताओं को उस पार्टी का अंधकार में भविष्य दिखाई पड़ रहा हो, ये एनसीपी के लिए सबसे बड़ा झटका और दुर्भाग्य वाला होगा। और शिवसेना तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। असली शिवसेना जो ठाकरे जी की शिवसेना है, बाला साहब की, और शिवसेना शिंदे के रूप में उसको मान्यता मिली है।
और मैंने कहा कि दल मिलते हैं लेकिन हम सबके बीजेपी के दिल मिले हैं, और जो दिल मिले हैं तो दिल जले का लोगों का आहत होना स्वाभाविक है। वो आहत होंगे, हम आह्लादित होंगे और जनता के लिए काम करने के लिए कृत संकल्प होंगे। प्रभारी के रूप में मैंने अभी 2 दिनों में यहाँ पर लगभग जो संबंधित थे सारे वरिष्ठों के कोर ग्रुप का, अलग अलग मीडिया सेल का, अलग अलग अपने जो कार्यकर्ताओं के लोकसभा के प्रभारी जिलाध्यक्ष हैं, मुंबई क्षेत्र के सभी छइयों के 3600 विधानसभा के उनका, और उसके साथ साथ हमने सोशल मीडिया से लेकर और चुनाव प्रबंधन तक की एक बृहद समीक्षा करी है। और मैं कल यहाँ से निकलूँगा नागपुर के लिए, और नागपुर के बाद उधर विदर्भ क्षेत्र होते हुए फिर पुणे के आसपास के क्षेत्रों में, और फिर से पुनः मुंबई मेरा केंद्र होगा, और यहीं से मैं पूरे प्रदेश का पूरे संचालन की प्रक्रिया में सहभागी बनूंगा। और मुझे खुशी है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ की संगठनात्मक व्यवस्था, अगर मुंबई के बारे में मैं कहूँ तो आशीष साल्यार के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, और एक एक कार्यकर्ता को, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और मैंने कल जब उनसे पूछा लोगों से आपको और क्या चाहिए, तो एक स्वर में पार्टी के हर वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारी का एक ही वाक्य था, जहां पर कम वहां पर हम। और मैं समझता हूँ इस आह्वान के साथ में बावनकुले जी ने जिस प्रकार से, मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक सुपर वॉरियर का जो एक अद्भुत प्रयोग किया है, अद्वितीय है। इतनी बड़ी रामायण गाथा उन्होंने पूरी कार्यकर्ताओं के, मैं फोन नंबर के और उनसे अचानक आप भी, मैं तो कहूँगा कि कभी देखिए कि बीजेपी क्या है, देखिए कभी बीजेपी का संगठन क्या है, देखिए कभी बीजेपी का कार्यकर्ता क्या है। ये दूसरे दलों के कार्यकर्ता नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता का मतलब है सब कुछ समर्पित करना और अपने लिए किसी प्रकार की अन्य अपेक्षा के बजाय राष्ट्र मेरा सर्वोपरि है, संगठन मेरा सर्वोपरि है, उसकी भावना से जो गठन किया है। मैंने कम से कम ने तो 60-70 जगहों पर चेक किया, एक एक बूथ का गठन है, एक एक पन्ना प्रमुख का गठन है, एक एक जगह लोगों को पता है कि उनको करना क्या है। बीजेपी, आप ये नहीं कहोगे कि बीजेपी 25 सीट लड़ रही है, 28 सीट लड़ रही है, 30 सीट लड़ रही है, बीजेपी 48 सीट लड़ रही है। बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी 48 सीट लड़ रहा है, और उतने दम से लड़ रहा है जितनी वो बीजेपी के कमल के सिंबल पर मेहनत कर रहा है, उतनी ही मेहनत, उससे भी कहीं कम मेहनत नहीं होगी जितना हमारे सहयोगी कर रहे हैं। ये चुनौती है, और इस चुनौती में एक बदला है, वो बदला है 2019 का विश्वासघात। और जिन्होंने विश्वासघात किया है, जनादेश रूपी एनडीए को मिला हुआ जनादेश रूपी दंड इन सब को मिले, इसके लिए कार्यकर्ता ने अपनी कमर कस ली है। और मैं समझता हूँ कि आज का वातावरण पूरे देश में बदला है, और जिस प्रकार से मोदी आज एक नाम नहीं, एक संस्था बनी है, और मोदी जी ने जहाँ हर जगह पर अगर आप देखें तो हर जगह पर उन्होंने काम किया है। आज रक्षा के क्षेत्र में देखें तो भारत सर्वश्रेष्ठ है। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, या आज यमन में विद्रोह होता है, या अगर आप देखो तो आज फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध होता है, तो विकसित राष्ट्र भी भारत के नेतृत्वकर्ता मोदी जी की तरफ देखते हैं। तो ये चुनाव मोदीमय है, ये चुनाव राममय है। अब तो कहीं जाइए तो एक ही नारा मिलता है। मैं एक कार्यक्रम में गया था और वहाँ महिलाएं थीं, तो मैंने कहा कि आपका निर्णय क्या होने वाला है। एक असहज भाव में मिलते हुए बोला, तो उनका कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
और निश्चित रूप में जो राम मंदिर का निर्माण है उसके प्रति संकल्पना है, जो 35A और 370 धारा को हटाना है, जो ट्रिपल तलाक के कानून को जो हमने जामा दिया है, और जो भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था से लेकर और जो एक सुशासन की संकल्पना हुई है, लोगों का भाजपा पर विश्वास हुआ और भाजपा के साथ जो सहयोगी दल हैं, क्योंकि भाजपा सहयोगी धर्म का निर्वहन करती है, इसलिए उनके प्रति विश्वास बढ़ा है। मैंने उचित समझा कि आप सबके समक्ष आपके मैं कुछ बातों को रखूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को, बीजेपी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को अपना काम पता हो चुका है। जिसका जो दायित्व है उसका निर्वहन वो कर रहा है। इस चुनावी महायज्ञ में मैं समझता हूं कि आहुति, मत रूपी जो आहुति है वो आम जनता दे सके, इसके लिए पूरी तरीके से भाजपा ने, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा ने कमर कसी है। एक तरफ नरेंद्र है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में देवेंद्र है। ये नरेंद्र और देवेंद्र का अमृत रूपी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा दे रहा है, और मैं समझता हूं कि एनडीए का जो सहयोग है, भाजपा सबको बड़े भाई की भूमिका में उनको अपने साथ एक आश्चित भाव में लेकर, और फिर वही मैं दोहरा रहा हूँ आखिर में कि जहाँ पर उनमें कोई कमी दिखाई पड़ी तो बीजेपी कह देगी कि जहाँ पर कम वहाँ पर हम, यानी अगर हमारे सहयोगी अजीत जी की पार्टी में और शिंदे जी की पार्टी में कोई आवश्यकता पड़ती है, स्वयं सक्षम है वो, तो बीजेपी के लिए एक ही वाक्य है, जहाँ पर कम वहाँ पर हम, और हम मिल के एक ताकत के रूप में एक सक्षम नेतृत्व महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में देंगे। इस संकल्पना के साथ मैं अपनी वार्ता को पूर्ण करता हूँ। एक सिंगल प्रश्न। हाँ, सुशांत मुखर्जी, पहला सुशांत। सर, एक खाते जो है वो दूर हो गए, उसके आपके करीब आ रहे, तो दूसरे खाते को आप कब देखने वाले राष्ट्रीय? देखिए, बीजेपी में व्यक्ति करीब और दूर नहीं होता, बीजेपी में आइडियोलॉजी की करीबी होती है। हिंदुत्ववादी चेहरा एक राष्ट्रवादी चेहरा रहा तो उद्धव जी करीब रहे। अब अगर किसी का हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी चेहरा है तो मैं समझता हूं भाजपा की नीति और नियत के अनुसार किसी की विचारधारा मेल खाती है तो भाजपा तो एक समुद्र है ना, और उसमें सभी का समागम का स्वागत है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं एक विचारधारा के बारे में टिप्पणी कर रहा हूं। इसके अलावा जो है अभी तक महाराष्ट्र में कहाँ पेच फंसा हुआ? बीजेपी में पेच नहीं फंसता है, यहाँ के जो स्क्रू हैं बिल्कुल टाइट हैं। यहाँ पर दल नहीं, यहाँ पर दिल मिलते हैं, और हम लोग के दिल मिल चुके हैं। टिकट एक सिंबॉलिक है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता को पूरे 48 सीटों में पूछ कर देखिए कि उसका प्रत्याशी कौन, तो एक ही जवाब देगा कि कमल का फूल। हमारा प्रत्याशी घोषित है हर जगह, और वो है कमल का फूल, और कमल के फूल के साथ वाले लोग। एक सिंगल एक मिनट। हाँ सर, आपने आइडियोलॉजी के बारे में कहा, एक ठाकरे दूर जा रहा है, दूसरे ठाकरे आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, इसलिए वो हमारे करीब आ रहे हैं। नहीं, ये आप कह रहे हो। मैंने ये कहा कि जो भी मेरी आइडियोलॉजी के करीब होगा मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। मैंने कौन आ रहा कौन जा रहा ये मैंने नहीं बोला है। आप उनका स्वागत कर रहे हो, लेकिन आप राज ठाकरे जी को कब मिलने वाले हो? मैं विचारधारा का स्वागत कर रहा हूँ, और मिलना और मिलाना तो एक दिखावा होता है। विचारधाराओं का मिलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के शरीरों का मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी विचारधाराएं मिल जाए, यही मैं चाहता हूँ। आप उनसे मिलना चाहते हो? मैंने कहा ना, विचारधाराओं से मिलना चाहते हैं, विवेक उसमें व्यक्ति शामिल है। दिनेश जी, मेरा सवाल ये कि आपने कहा कि जहाँ कम वहाँ हम। महाराष्ट्र में 48 सीट है, जो जानकारी हमें मिली कि बीजेपी उस पर 28 सीट पे लड़ेगी। शिवसेना शिंदे कैंप
13 तक है, क्योंकि आपको वो कहना है कि जितनी सिटिंग एमपी है उतना ही आपको दिया जाएगा, थोड़ी रिस्क हो सकता है। तो ये क्या आपका जो लाइन है जहाँ तक हम वहाँ पे हम इसी वजह से ये स्टेट शेयरिंग को लेकर इशू होता है? नहीं, ये तो आपने, मुझको नहीं लगता आप इतने अच्छे वेल विशर हैं जो सारा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने 1 मिनट में कर दिया। नहीं सर, जो जानकारी बीजेपी चिंतनशील पार्टी है और जीत हमारी प्रमुखता है, और जीत के साथ साथ प्रत्याशी की जो महत्व है, गरिमा है, वो भी एक हमारा आधार है। हाँ शर्मा जी, यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे में स्थानीय दल जो है 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी आपको वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है कन्विंस करने में, नासिक की बात हो या फिर अन्य सीटों की बात हो। आपको किसने कह दिया ये? बीजेपी में मैं जान रहा हूँ ना, सबकी जगह बैठक ली है, और बीजेपी के दल के बारे में जानने के लिए उस पर शोध करना पड़ेगा आपको। बीजेपी के कार्यकर्ता, सोने का कार्यकर्ता ऐसे नहीं कहलाता है। वो नेतृत्व की एक आवाज आती है कि मेरी नीति और नियत ये है, और कार्यकर्ता बगैर कुछ बोले उसका अनुसरण प्रारंभ कर देता है। तो बीजेपी और उनके सहयोगी दल में ना तो मतभेद है, ना मनभेद है, और न ही किसी प्रकार की आइडियोलॉजी के बारे में कोई चर्चा है। सर मनभेद सर, आप कह रहे हैं मतभेद नहीं है, लेकिन वो संजय राउत को मिलने के लिए उनके घर पे पहुंचे थे। कौन? उनका जिनका टिकट काटा गया है उमेश पाटिल, जिसकी वजह पे स्मिता वाघ जी को आपने उम्मीदवार किया। देखिए, आप एक ऐसे संदर्भ को ला रहे हैं, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो कांग्रेस के तमाम नेता दिन के उजाले में भी और रात के अंधियारे में भी, उद्धव गुट के भी, अगर आज भाजपा कह दे हमको नेता नहीं हमको कार्यकर्ता चाहिए, बाला साहब का वो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी चेहरे वाला कार्यकर्ता चाहिए, तो उद्धव जी के साथ में सुरक्षित नहीं है। आपके माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि वो आइडियोलॉजी आपको बीजेपी में मिलेगी, वो आइडियोलॉजी आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी में मिलेगी, योगी बाबा में मिलेगी। इसलिए अब उद्धव जी के साथ कांग्रेस वाली उद्धव जी जो अंबेडकर जी को 2 बार हरा चुकी है, जो राम जी के अस्तित्व को नकार चुकी है, उसके साथ रहने से कोई काम नहीं। तुम्हें उनकी तो अब देखना, चुनाव आते आते नेता उधर रह जाएंगे और कार्यकर्ता बीजेपी में आ जाएगा। एक सिंगल जो संजय राउत जी को मिलने के लिए घर पर गए थे, आपके जो विरोधक है उनके मैं ना, एक बीजेपी में एक व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं होती, कौन आ रहा, कितने आए हैं, आपको शायद उनकी जानकारी नहीं है, कितने आए हैं और कितने आ रहे हैं। बीजेपी ने भी पूरी तरह दरवाजा नहीं खोला है। अगर दरवाजा हमारा खुल गया तो अंदर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए एक आधे वक्तव्यों को महत्व मत, बीजेपी में जाने वाला नहीं कोई। हाँ, एक लास्ट शर्मा जी, दिन के उजाले में देखिए। कौन आपसे मिलने आए ये तो पता है, रात के अंधेरे में कौन आ रहा है जिक्र करके उसके बारे में? जो राष्ट्रवाद का को पुष्ट करने जा रहा है, जो राम के मंदिर के आंदोलनकारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने को समर्पित करने जा रहा है, ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं। हाँ, सवाल ये है कि मुंबई में इसके बाद 28 लाख के करीब उत्तर भारतीय वोटर है, 6 सीटें हैं, 3 आपके हिस्से में थी, उसमें से 2 आप लोगों ने दूसरों को दे दी, उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं मिला है। 1 सीट जो उत्तर पश्चिम है वो भी शिंदे की खाते में जाके ऐसे शिंदे को आता है। और आप क्यों बांट रहे हैं? हम बांट इसलिए नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल मत बांटिए, उनकी चिंता मत करिए। उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, उत्तर भारतीय प्रभारी है, ये कम है क्या? पहले सुनिए, उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तर भारतीय के मन में ये भावना करीब खाली हो गया बीजेपी। वो उनकी भावना को मैं आपसे बेहतर समझता हूँ। ऐसे एक भावना है लोगों की। उनके बीच में कोई भावना नहीं, ये दुर्भावना आपके मन में कहां से आ गई? मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप आ रहे होंगे। हाँ, मत सर, दिनेश जी वही है कि क्या किसी देखिए। उत्तर भारतीय को भी चेहरा बनाया जा सकता है? एक तो ये, दूसरा आपने जो सारी ब्रीफिंग दी उसमें देखिए, आपने खास तौर पर बीजेपी उद्धव ठाकरे का जिक्र किया, विश्वासघात का जिक्र किया। क्या पूरे राज्य में प्रचार के दौरान 2019 में हुए विश्वासघात के मामले को लेकर ही पूरा प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया? अब जनता इसका प्रचार कर रही है, बीजेपी थोड़ी कर रही है, जनता करी। जैसे आपने बताया कि जनता का मंतव्य है, तो जनता इस बात का प्रचार कर रही है कि विश्वासघात का बदला
आपकी मतों के द्वारा लेना है। हाँ, आप देश ही दोनों ही गठबंधन, चाहे आपकी महायुति हो या फिर विपक्ष की महाआघाड़ी हो, दोनों के जो मतदाता उनमें कंफ्यूजन है क्योंकि विचारधारा से अलग हटके पिछले 5 सालों में कई गठबंधन बने, समीकरण बने। आपका जो मतदाता है उसमें कई कंफ्यूजन है। शरद पवार के जो वोट्स हैं ये मैं आपको 20वीं टोक के बता रहा हूँ। इस कंफ्यूजन नामक सवाल का जो उत्तर हल है वो एकमात्र हल का नाम है नरेंद्र मोदी। ऊपर नाम नरेंद्र मोदी के लेकर किसी में भ्रम नहीं है। ये यहाँ के लोगों के बारे में जो आप शरद पवार जी और उद्धव जी और कांग्रेस जी, अब कांग्रेस में तो कुछ बचे ही नहीं है। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, अब पता चला कि सोनिया जी, राहुल जी के बाद मुझे सोचना पड़ता है कि चुनाव के बाद उनको अवसर मिलेगा एक बार फिर से घर के लिए, घर बसाने के लिए। हाँ, दिनेश जी आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आप लोग प्लेटफॉर्म पे डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? कितनी सीट पे? प्लेटफॉर्म पे नहीं, हम लोग घर के एक टेबल पे बैठकर आपस में एक दूसरे से करते हैं, सार्वजनिक नहीं करते। लेकिन चर्चा करना चाहते हैं बीजेपी आप देखो क्या है, प्रथम चरण का चुनाव है, इसलिए प्रथम चरण की सारी सीटों को डिक्लेयर कर दिया। द्वितीय चरण, तृतीय चरण, अब आगे जो 20 मई को या 18 मई, 20 मई या उसके आसपास के जो चुनाव का तिथि है उनके में जल्दी अपने आप से आ जाएंगे। मैंने कहा कि दिल मिल गया है, आइडियोलॉजी मिल गई है, नीति और नियत में तारतम्य हो गया है, सीट का शेयरिंग में प्रत्याशी का चयन भी हो गया है। मैंने कहा प्रत्याशी है कमल का फूल, बीजेपी का झंडा, और बीजेपी का झंडा जो कमल के साथ है वो हमारा एजेंडा है। तो ये सारी चीजें हमारी तय हो चुकी हैं। अब आप बीजेपी व्यक्ति के नाम की बात आप करो महाअघाड़ी में, महायुति में व्यक्ति नहीं, इसमें मानो नहीं, मानो नरेंद्र मोदी का नाम है और बीजेपी इसी पार्टी की का एक चेहरा है। जो पालघर की बात कही आपने, पालघर में भी सांसद जो है वो हिंदुत्ववादी मांग रहे हैं, सब हिंदुवादी संगठन। देखो, अब हिंदुत्व को परिभाषित मैं समझता हूँ आप लोग कोई दूसरी तरह कर सकते हैं। जो राष्ट्र का चिंतन करे, राष्ट्र के प्रति समर्पण करे, सबको मिलाकर चले, मोदी जी का जो असली हिंदुत्ववादी चेहरा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, ये जो है आप देखो राशन दे रहे तो हिंदू को भी मिल रहा, मुसलमान को भी मिल रहा है, मकान मिल रहा तो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिल रहा है। आज शौचालय मिल रहा है, या गैस का सिलेंडर मिल रहा है, या किसान निधि मिल रही है, या मुद्रा लोन मिल रहा है, या कन्याओं का विवाह का पैसा मिल रहा है। वो जाति धर्म पूछ कर नहीं, वो हिंदू को भी मिल रहा है और वो मुस्लिम को भी मिल रहा है। तुष्टिकरण नहीं, कार्य सबके लिए, यही हिंदुत्ववाद है, यही एक विस्तृत चेहरा है जो राष्ट्र को एक करने का प्रयत्न करता है। अभी आपने कहा उसके बाद जो है यहाँ के टॉप लीडर्स से भी मुलाकात हुई, किस बारे में पेज फंस रहा है? क्या मुंबई साउथ सीट है उसके लिए पेज है, अमित ठाकरे का नाम है या फिर बाळासाहेब का नाम है? कैसे देखते हैं इस चीज को और कहाँ पे जो है? मैंने पहले ही अपने शुरुआत में कह दिया था कि बीजेपी के जितना नट बोल्ट है वो कसा हुआ है, पेच ढीले हैं तो वो महाअघाड़ी में है, और उनके नट बोल्ट कभी भी ढीले होकर उनके पेच गिर सकते हैं, और पेच गिरने के बाद ठीक करने का काम, उन पेचों को कसने का काम भी भाजपा ही करेगी। दिनेश जी, जिस तरह से आपने कहा कुछ सवालों में कि मतदाता कंफ्यूज नहीं है, उसका जवाब सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम है, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं उनके भी नाम देखे जाए, अजित पवार है, हसन मुश्रीफ है, प्रफुल्ल पटेल है, इनके ऊपर भी ईडी के केसेस है। इसे किस तरह से आप देखिए, इसमें मैं समझता हूँ बहुत बार सबको बताया जा चुका है, बीजेपी ने किसी के ऊपर कोई भी चार्ज है, संस्थाओं में कोई भी चार्ज वापस नहीं लिया है। अगर ईडी काम कर रही तो अपना काम करेगी, और दोषी होगा तो दंडित होगा, वो मेरे पास में होगा तो भी दंडित होगा, मुझसे दूर होगा तो भी दंडित होगा। न्याय सबके लिए है, इसलिए इस प्रकार सोचना कि उनके ऊपर ये है, उनके ऊपर वो है, अगर है जांच चल रही है किसी के ऊपर, तो जांच को बीजेपी ने वापस नहीं लिया है। जुनेश जी, मुंबई में कोई उत्तर भारतीय चेहरा और होगा? प्रफुल्ल पटेल को 2 दिन पहले क्लीन चिट मिली,
भी है? नहीं, हमने कहा ना जांच में हम लोग कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। जो निर्दोष होगा निर्दोष होगा, जो दोषी होगा दंडित होगा। मुझे लगता है बहुत सारे सवाल, एक लास्ट सवाल है, लास्ट। मुंबई में उत्तर भारतीय चेहरे को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही है, अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। क्या मुंबई में कोई उत्तर भारतीय चेहरा होगा? आप इस सब चीज को, मैंने कहा ना, चेहरा तो उत्तर भारत का सांसद, उत्तर प्रदेश का सांसद श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। अब इससे बड़ा उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं उत्तर भारतीयों के लिए, इससे बड़ा गिफ्ट क्या है? और उनकी चिंता, ये बीजेपी का दायित्व है। और मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अब आप फिर इसका विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर सीट का नहीं, यहाँ पर जो समर्पण है, जो आपकी आइडियोलॉजी और सिद्धांत है, जो घोषणा है, घोषणा के बजाय संकल्प पत्र है, वो महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वापस मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमरे में बैठे